हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर ख़त्म करेंगे। साथ में जो लास्ट में समरी दे रखी है उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि नीट एग्जाम में समरी से भी क्वेश्चन देखे गए। एक दो बहुत शानदार सी लाइन समरी से मिल जाती हैं जिनका जिक्र कहीं पूरे चैप्टर में नहीं होता है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी कभी कोई चैप्टर आप बायोलॉजी के पढ़ें तो साथ में समरी को भी उतनी ही ध्यान से पढ़ें जितने ध्यान से आप चैप्टर को पढ़ते हैं। तो इससे पहले हम जो पूरा चैप्टर है उसकी सारी वीडियोस हमने एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ा है, टॉपिक बाय टॉपिक। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ के नाम से आपको ये मिल जाएगी लिस्ट वाइज प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। शुरुआत में एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड। यही से सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज। वैसे तो सबको मालूम ही है कि तकरीबन 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है और इसे गैस्टेशन पीरियड भी कहा जाता है, गैस्टेशन पीरियड। आगे इन्होंने पार्चुरेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से डिलीवरी होती है। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्जन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। जब पूरा टाइम हो जाता है, 9 महीने तकरीबन प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर विगरस कॉन्ट्रैक्शन, जोर जोर से कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में होने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चा पुश होकर वेजाइना के थ्रू दुनिया में आता है। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्जन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस और चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो ये प्रोसेस जिससे कि बच्चा डिलीवर होकर दुनिया में आता है, इसको पार्चुरेशन कहा जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ delivery of a fully developed baby is known as parturition. Parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism। एक बहुत अच्छी सी लाइन जो कि आपसे नीट एग्जाम में पूछी जा सकती है स्टेटमेंट के तौर पर कि parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism। यहाँ न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म कहने से मतलब यह है कि पार्चुरेशन के अंदर नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन यानी हार्मोन्स भी इन्वॉल्व है। वैसे नॉर्मल बातचीत के अंदर देखा जाए तो टॉपिक इसी तरीके सुनाया जाता है कि डिलीवरी के बाद यूट्रस में सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो ऑफकोर्स ऑक्सीटोसिन की वजह से होते हैं, और इसके अलावा पैसेज को रिलैक्स करने के लिए एक दूसरा हार्मोन रिलीज होता है, रिलैक्सिन, प्लेसेंटा से और कॉर्पस ल्यूटियम से। तो नॉर्मल बातचीत के अंदर जब जब पार्चुरेशन बताया जाता है 10th-12th के अंदर, तो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन को फोकस में रख के बताया जाता है। जबकि एनसीईआरटी ने यहाँ पर इस लाइन को कवर किया है कि इसमें सिर्फ हार्मोन्स का मामला नहीं है, नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है। कि जैसे ही बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा से इम्पल्सेस ओरिजिनेट होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि यूट्रस के अंदर हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं। ये जो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है इसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो बच्चे के एक्सपल्जन के लिए जो इम्पल्सेस स्टार्ट होते हैं फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा से होते हैं। इन माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बोला था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मैसेज जाता है फिर ब्रेन में, ऑफ कोर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, और वहाँ से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन आकर फिर से इस यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और अब की बार पिछली बार से ज़्यादा जोर से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब यूट्रस के अंदर, ऑफ कोर्स यूट्रस की जो बीच वाली लेयर है मायोमेट्रियम, उसकी बात हो रही है, स्मूथ मसल से बनी होती है। जब इसमें सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो और स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएंगे फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, मदर की, फिर और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा, फिर और ज़ोर से कॉन्ट्रैक्शन होंगे, फिर और स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, और ऑक्सीटोसिन आएगा, और ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर और स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, अब की बार और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्सेस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जाते हैं, और फिर उसकी वजह से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन आता है और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और यही सीवियर कॉन्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बच्चा फिर आगे की साइड पुश होने लगता है। इसी बीच एक दूसरा हार्मोन रिलीज होता है, रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है, और जो यहाँ रास्ते में सर्विक्स पड़ता है उसको सॉफ्ट करता है, ताकि बच्चा पुश होकर दुनिया में आ सके। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या समझाया गया। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। ये बात बहुत बार कॉम्पिटिशन में आ चुकी है कि सिग्नल्स फॉर चाइल्ड बर्थ ओरिजिनेट फ्रॉम, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। बहुत बार ये सवाल आ चुका है। विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से यूट्रस में हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, ऑफ कोर्स मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल, फिर ऑक्सीटोसिन आके यूट्राइन मसल के ऊपर एक्ट करेगा एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और फिर यूट्रस में और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होने लगेंगे।
विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से फिर और ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन, ये जो लगातार प्रोसेस चल रहा है कि और जोर से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा और स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा अगली बार और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर और जोर से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में होने लगेंगे। दिस लीड्स टू एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, और जिसकी वजह से बच्चा पुश होकर बर्थ कैनाल से बाहर की साइड आएगा, दुनिया में आएगा, और इसी प्रोसेस को बोला जा रहा है पार्चुरेशन। Soon after the infant is delivered, जब बच्चा दुनिया में आ जाता है, the placenta is also expelled out of the uterus, प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। तो डिलीवरी होने के बाद अगले 15 से 30 मिनट के अंदर धीरे धीरे फिर प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? यहाँ पर उन्होंने एक सवाल हार्मोन से रिलेटेड पूछा है कि आपको क्या लगता है डिलीवरी इंड्यूस कराने के लिए डॉक्टर्स कौन सा इंजेक्शन यूज़ करते होंगे? ऑफ कोर्स यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस कराने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन ही दिया जाता होगा, जो कि नॉर्मली भी मदर के पोस्ट से पीरियड्स निकलता है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इतना ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो पा रहा कि यूट्रस में इतने कॉन्ट्रैक्शन हो जाए कि बच्चा पुश हो जाए, तो फिर बाहर से इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। इतना इन्होंने बताया है। इधर समरी के अंदर एक और बहुत खूबसूरत सी लाइन है, जब समरी हम पढ़ेंगे वहाँ देखते हैं इधर पार्चुरेशन से रिलेटेड। लास्ट में इन्होंने थोड़ा सा लैक्टेशन को कवर किया है, हम ऑलरेडी इधर पढ़ चुके हैं, एक दो लाइन यहाँ पर हमें नहीं मिल जाएंगी। इन्होंने बताया कि द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मैमरी ग्लैंड्स फीमेल के थोड़ा बदलाव लेकर आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वही एल्विलाई का फॉर्मेशन होता है प्रोजेस्टेरोन की वजह से, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के लास्ट में उसमें मिल्क बनना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है लैक्टेशन। ये सवाल ऐसे ही पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इज नोन एज, आपको आंसर लगाना होता है लैक्टेशन। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, जो कि जिसकी वजह से वो मदर अपने बच्चे को फीड करा पाती है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। शुरू के 2-3 दिन लैक्टेशन के, डिलीवरी होने के बाद शुरू के 2-3 दिन जो मिल्क पास होता है उसे कोलोस्ट्रम या फर्स्ट मिल्क कहा जाता है। ये बच्चे के लिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर IgA एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, IgA, और क्योंकि बच्चे को मदर की तरफ से फ्री में एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे कि अगर फ्री में एंटीबॉडीज़ बच्चे को मिल जाती हैं तो उसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी फ्री में ही। इस तरीके की इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। बाजार में भी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, आप उनको भी खरीद के इंजेक्ट करवा सकते हैं, उससे भी पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन जब मदर के जरिए कुदरत के द्वारा बनाई हुई एंटीबॉडीज़ मिलती हैं तो इसे बोला जाता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और जब आप बाजार से खरीद के एंटीबॉडीज़ लगाते हैं, जैसे टेटनस का वैक्सीन लगवाया जाता है, एंटी सीरम लगवाया जाता है, उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मिलती हैं बॉडी के अंदर तो वो कहलाता है पैसिव इम्यूनिटी, मदर के जरिए तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और अगर बाजार से खरीद के लगाएंगे तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। 2 एंटीबॉडीज़ के सवाल इस चैप्टर से आपको याद रखने हैं। कोलोस्ट्रम या नॉर्मल मिल्क से हमें मेनली मिलती IgA एंटीबॉडीज़, और प्रेगनेंसी के दौरान मदर से बच्चे के अंदर वाया प्लासेंटा ट्रांसपोर्ट दी IgG एंटीबॉडीज़। हेल्थ एंड डिजीज़ में इसके बारे में डिटेल में बात होगी। विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडी, बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं लेकिन मेनली IgA पर सवाल आता है। एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। बहुत नॉर्मल सी बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्थ बेबी, और आप देखेंगे जब इंशाल्लाह आपकी पोस्टिंग लगी कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि शुरू के 6 महीने डिलीवरी के बाद बच्चे को शुरू के 6 महीने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करानी, यानी सिर्फ और सिर्फ मदर मिल्क पर ही बच्चा रहे और बाहर से कुछ उसे दूसरी चीज़ नहीं देनी होती है। क्योंकि बहुत दफ़ा बच्चे की तबीयत इसी वजह से ख़राब होती है कि बच्चे को बाहर से काव या बफलो का मिल्क दिया जा रहा है किसी भी वजह से, अगर मदर मिल्क उसको सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर को ख़त्म किया। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि एक आध सवाल वहाँ से भी हमें अच्छा सा मिल जाता है। शुरुआत में लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, ये बात हम जानते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ द टेस्टिस, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड द एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटल। ये लाइन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 से 3 highly coiled seminiferous tubule. Each seminiferous tubule is lined by spermatogonia and Sertoli cells. The spermatogonia undergo meiotic division leading to sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition to the dividing germ cells. The Leydig cells outside the seminiferous tubule synthesize and secrete testicular hormone called androgens. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। The male external genitalia is called penis.
The female reproductive system consists of the pair of ovaries, a pair of the oviducts, a uterus, a vagina, external genitalia and a pair of mammary glands. ये सभी बातें हो चुकी. कोई नई अच्छी सी लाइन लगी तो हम उसके बारे में फिर बात करेंगे. The ovaries produce the female gamete ovum and some steroid hormones, ovarian hormones. Ovarian follicles in different stages of development are embedded in the stroma. The oviduct, uterus and vagina are the female accessory duct. The uterus has 3 layers, namely perimetrium, myometrium and endometrium. The female external genitalia include mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. ये सब हम टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इन पर दोबारा बात नहीं कर रहा हूँ. The mammary glands are one of the female secondary sexual characters. एक ये लाइन है जिससे कि आपसे नीट एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि mammary glands are one of the female secondary sexual characteristic. हो सकता है स्टेटमेंट ही पूछ ले, ट्रू है या फॉल्स. Spermatogenesis result in the formation of sperm that are transported by the male sex accessory duct. A normal human sperm is composed of head, neck, middle piece and tail. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis. The reproductive cycle of the female primate is called menstrual cycle. The menstrual cycle starts only after attaining sexual maturation and puberty. During ovulation, only one ovum is released per menstrual cycle. The cyclical changes in the ovary and the uterus during menstrual cycle are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone. ये सब हम उधर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. After coitus, sperms are transported to the ampulla where the sperm fertilizes the ovum, leading to the formation of a diploid zygote. ठीक है. The process of X or Y chromosome in the sperm. The presence of X or Y chromosome in the sperm determines the sex of the embryo. The zygote undergoes repeated mitotic division to form a blastocyst, which is implanted in the uterus, resulting in pregnancy. After 9 months of pregnancy, the fully developed fetus is ready for delivery. The process of childbirth is called parturition, which is induced by a complex neuroendocrine mechanism. ये हमने आज ही पढ़ा है. Involving cortisol, estrogen and oxytocin. ये एक बड़ी सही सी लाइन उन्होंने यहाँ पर लिखी है कि the process of childbirth is called parturition, which is induced by a complex neuroendocrine mechanism. ये तो हम जानते थे. Involving cortisol, estrogen and oxytocin. दो नए नाम आप देख रहे हैं, cortisol, estrogen. ये लफ्ज़ कहाँ से है, इसे थोड़ा समझते हैं. ये दरअसल जब भी क्लास में पार्चुरेशन पढ़ाया जाता है तो जो मदर की बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में बात की जाती है कि फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा से इम्पल्सेस ओरिजिनेट होते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है. और फिर वो जाते हैं मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी द मैसेज, फिर वहाँ से ऑक्सीटोसिन. बात जो शुरू होती है कि फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा से सिग्नल्स ओरिजिनेट होते हैं, जिसकी वजह से हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में स्टार्ट हुए. वो मैसेज गया मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहाँ से ऑक्सीटोसिन आया, फिर यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो गए और स्ट्रॉन्ग मैसेज गया. इस तरीके से धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते चले जाते हैं और इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं बच्चा फिर पुश होकर बाहर की साइड आ जाता है. लेकिन यहाँ पर ऑक्सीटोसिन क्यों रिलीज हुआ, उसके पीछे थोड़ा सा बच्चे का एस्पेक्ट और पढ़ लेते हैं. होता यह है कि डिलीवरी के दौरान जो बच्चे का पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से हार्मोन निकलता है ACTH, फीटल पिट्यूटरी से. ACTH वो जाके बच्चे के एड्रेनल ग्लैंड को, एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से हार्मोन निकलेगा कॉर्टिसोल. तो फीटल पिट्यूटरी से हार्मोन निकला ACTH ने बच्चे के एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, वहाँ से हार्मोन निकला कॉर्टिसोल. ये कॉर्टिसोल जाके प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करता है. प्लेसेंटा से हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन. ये एस्ट्रोजन जाके फिर मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, फिर वहाँ से निकलता है ऑक्सीटोसिन. तो इन्होंने थ्योरी में बस एक नर्वस सिस्टम वाली बात बताई है कि जो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस के अंदर, उसकी इम्पल्सेस जाते हैं फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को और फिर रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन. जबकि दूसरा एस्पेक्ट इसका ये भी है कि बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा हार्मोन ACTH स्टिमुलेट करेगा बच्चे के एड्रेनल ग्लैंड को प्रेगनेंसी के दौरान ही. बच्चे के एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा कॉर्टिसोल, और ये कॉर्टिसोल आके स्टिमुलेट करेगा प्लेसेंटा को. प्लेसेंटा से हार्मोन निकलेगा एस्ट्रोजन. ये एस्ट्रोजन जाके स्टिमुलेट करेगा मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को, वहाँ से हार्मोन निकलेगा ऑक्सीटोसिन. ये सवाल नीट में आ चुका है पहले भी, तो आप इसे याद रखें कि हो सकता है कि आपको ऑप्शंस पूछे गए हों कि पार्चुरेशन कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है. कॉर्टिसोल दे रखा हो आपको ऑप्शन में, एस्ट्रोजन दे रखा हो, और तीसरा नाम ऑफ कोर्स ऑक्सीटोसिन दे रखा होगा. ठीक है. मैमरी ग्लैंड्स आर डिफरेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सीक्रेट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ. ये बात आप जानते हैं. द न्यू बॉर्न बेबी इज फेड मिल्क बाय मदर लैक्टेशन ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ ग्रोथ. ठीक है. ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ही होगा. ह्यूमंस आर ऑफ कोर्स विविपेरस. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर हैप्लॉइड.
zygote is diploid. ठीक है. The process of release of ovum from a mature follicle is called ovulation. Ovulation is induced by a hormone called LH. Fusion of male and female gamete is called fertilization. Fertilization takes place in ampulla. Zygote divides to form blastomere, which is implanted form blastocyst हो जाएगा, which is implanted in the uterus. The structure which provide vascular connection between fetus and uterus is called, वो structure जो कि fetus और uterus के बीच में connection बनाता है उसका नाम है placenta. और आगे ऑप्शन अगर दे रखा हो तो एंड अम्बिलिकल कॉर्ड. आई होप कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज समझ में आ रही होगी. हमने चैप्टर ख़त्म किया ह्यूमन रिप्रोडक्शन. कल की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यूज़, और अगर एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ बन जाते हैं, और फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.